हाय गाइस, दिस इज़ मी सर तौहीद। आज के सबक में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हवाले से कि ये टेंस कब इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और फिर हम इसकी कुछ मिसालें भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का सबक डेफिनेशन से, जो कि है This tense describes the actions or activities that are going to be continued in the later time. Or this tense expresses the ongoing action in future time. मतलब ये कि इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई बात बतानी हो मुस्तकबिल की, जो मुस्तकबिल में जारी रहेगी, या ये कह लें कि इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम कोई ऐसी बात बताने के लिए या ऐसा काम बताने के लिए जो हम कर रहे होंगे फ्यूचर में, या वो काम जारी रहेगा फ्यूचर में। तो दो बातें याद रखिए कि लाजमी वो काम फ्यूचर का हो, प्लस वो मुस्तकबिल के वक्त में जारी हो, यानी कि हो रहा हो, चल रहा हो। इसके अलावा आप यहाँ पर ग्राफ की सूरत में भी इसको समझ सकते हैं। अगर हम टाइम लाइन बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आता है पास्ट, फिर आता है प्रेजेंट और फिर आता है फ्यूचर। यानी कि सबसे पहला वक्त वो होता है जो गुज़र चुका, दूसरा वक्त वो होता है जो गुज़र रहा है, और तीसरा वक्त वो जो गुज़रेगा। तो हम फ्यूचर के अंदर किसी वक्त की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई काम चल रहा होगा। Ongoing activity in the future is called future continuous tense. अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो कि है कुछ इस तरह से कि यहाँ पर 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है सब्जेक्ट, यानी कि काम को करने वाला, जिसको हम उर्दू में फ़ाइल भी कहते हैं। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, एक है शैल बी और दूसरा है विल बी, पर इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना होता है। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और आसान तरीके से आप यूँ याद रख सकते हैं कि इनके आखिर में ING लगना ज़रूरी होता है। इन्हें कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई वो चीज़ जिसके हवाले से काम हो रहा है। तो ये हैं 4 ज़रूरी एलिमेंट्स जो स्ट्रक्चर को तरतीब देते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि शैल बी का इस्तेमाल और विल बी का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो याद रखिए साथियों कि जब सब्जेक्ट हो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपने बारे में बात करता है। तो जब कभी आप अपने बारे में बात करेंगे तो शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आई शैल बी या फिर वी शैल बी। तो आई और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ शैल बी का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजेंट मैटर। इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस याद रहे कि जो बात कर रहा है, अगर वो अपने बारे में बात करता है तो शैल बी करके करता है, और दूसरों की बात करता है तो विल बी करके। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं कल सबक याद कर रहा हूँगा तो मैं बोलूँगा आई शैल बी लर्निंग अ लेसन। अदरवाइज़ अगर मैं ये बात किसी और के हवाले से कर रहा हूँ कि कल अहमद सबक याद कर रहा होगा, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा विल बी। अहमद विल बी लर्निंग अ लेसन टुमारो। तो ये एक ट्रांसलेशन बन जाती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। अब हम चंद मिसालें देख लेते हैं इसकी। पहली मिसाल है इसकी, वो अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहा होगा। वो अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहा होगा, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, बिकॉज़ हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये काम फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ये काम जारी होगा, चल रहा होगा। तो सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना होता है
सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, तो यहाँ पे काम करने वाला है वो, यानी कि वो याद करेगा, तो इसलिए हम कहेंगे इसलिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट जो कि है वो, और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ही। तो सबसे पहले आएगा ही के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा विल बी, क्योंकि शैल बी का इस्तेमाल हम करते हैं आई के साथ और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल भी आ जाता है। तो यहाँ पे आया सब्जेक्ट हमारा ही, तो हमने ही के बाद लगाया विल बी। इसके बाद आएगा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हो रहा है याद करने का, जिसे हम कहते हैं, या ये कह लें कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो है सीखने का, तो सीखने के अमल को कहते हैं लर्निंग। वैसे पहली फॉर्म जो होती है वो कहलाती है लर्न, लेकिन चूँकि हमें यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे लर्निंग। और फिर इसके बाद आएगी ऑब्जेक्ट की, कि एक्चुअली वो क्या चीज़ है जिसे याद किया जाएगा या सीखा जाएगा, वो है अंग्रेज़ी ज़बान यानी इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारा जुमला मुकम्मल हो गया है, जो कि है ही विल बी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, और ये एक मुस्बत जुमला है। अब अगर हम इसी को मनफी बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये करेंगे कि नॉट लगा देंगे विल के बाद, और अगर जुमले में आया हो शेल तो उसके बाद लगा देते हैं नॉट। पर इस जुमले में चूँकि विल आया तो हम विल के बाद ही नॉट लगाएंगे, और ये एक मनफी जुमला बन जाएगा, जैसे कि यहाँ बन गया है ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, वो अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सीख रहा होगा। अगर इसी जुमले को सवालिया जुमला बनाना होता है तो हम विल को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो अगर विल का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे तो ये जुमला यूँ बन जाएगा कि विल ही बी लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, और आखिर में आएगा सवालिया निशान। अब ये एक मुकम्मल सवालिया जुमला बन गया है, जिसका मतलब है क्या वो अंग्रेज़ी ज़बान सीख रहा होगा। अगली मिसाल देखते हैं, जो कि है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होऊंगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होऊंगा, तो अगर आप इस जुमले को पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कि ये काम होगा फ्यूचर में, और ये फ्यूचर में काम जारी रहेगा या होता रहेगा थोड़ी देर तक या कुछ वक्त तक। तो इस तरह के जुमलों को भी ट्रांसलेट करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एक स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं, और मैं को हम इंग्लिश में कहते हैं आई, यानी कि सबसे पहले आएगा आई के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, और चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा शैल बी के बाद हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो असल काम हो रहा है वो है इंतज़ार करने का, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेट, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमें फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है इसलिए हम यूज़ करेंगे वेटिंग, आई शैल बी वेटिंग। अब ये इंतज़ार जिसका किया जा रहा है वो शख्स कहलाएगा ऑब्जेक्ट। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, तो यहाँ पे तुम्हारा जो है ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलेंगे यू। और याद रखिए कि वेट के आगे जब ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा हम एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि होती है फॉर, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होऊंगा। ये एक कंप्लीट जुमला है जिसे हम मुस्बत जुमला कहते हैं, और अगर इसी को हम मनफी बनाना चाहें तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे शैल के बाद। तो जुमला ऐसे बन जाएगा ये कि आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होऊंगा। ये एक मनफी जुमला बन चुका है। अब अगर इसी को हम सवालिया बनाना चाहें तो शैल का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करेंगे, तो जुमला अब यूँ बन जाएगा शैल आई बी वेटिंग फॉर यू, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये एक सवाली जुमला बन चुका है और इसका मतलब है क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। तीसरी मिसाल देखते हैं जो कि है वो लोग कल बेहतर महसूस कर रहे होंगे। वो लोग कल बेहतर महसूस कर रहे होंगे,
इसका मतलब ये कि हो सकता है कुछ लोग बीमार हैं और उन्हें दवा वगैरह दे दी गई है, जिसके बाद इस बात की उम्मीद है कि कल ये लोग बेहतर महसूस करेंगे। तो इस तरह की बातें भी जो की जाती हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के ज़रिए होती हैं, क्योंकि ये लोग बेहतर महसूस कर रहे होंगे, ये काम जारी होगा और ये काम चूँकि कल होगा, तो इसलिए हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूस जुमला मानेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है वो लोग, यानी कि वो लोग ज़्यादा लोग हैं और ये थर्ड पर्सन है, मतलब जो बात कर रहा है इसमें वो शख्स शामिल नहीं है और ना ही वो शख्स शामिल है जिससे ये बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं ये कहूँ कि वो लोग कल बेहतर महसूस करेंगे, इसका मतलब ये कि ना इसमें आप शामिल हैं ना मैं शामिल हूँ, बल्कि ये कोई और लोग हैं। इसी को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। चूँकि ये लोग प्लूरल हैं तो हम थर्ड पर्सन प्लूरल का प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जो कि है दे के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, और विल बी के बाद लगाएंगे हम मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। जो काम होगा वो होगा महसूस करने का, तो फील होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हमें लगानी है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए हम लगाएंगे फीलिंग। दे विल बी फीलिंग। अब यहाँ पे हमें बताना है कैसा महसूस करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेल। दे विल बी फीलिंग वेल। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे वक्त, जो कि हमें बताया गया है कल ये लोग महसूस करेंगे बेहतर, तो इसलिए कल एक ऐसा वक्त है जब ये काम हो रहा होगा, तो वक्त को हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आखिर में। तो ये जुमला कंप्लीट बन जाएगा यूँ कि दे विल बी फीलिंग वेल टुमारो। दे विल बी फीलिंग वेल टुमारो। अब अगर इसी को मनफी जुमला बनाना चाहें तो हम सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करते हैं विल के बाद, तो जुमला बन जाता है दे विल नॉट बी फीलिंग वेल टुमारो। वो लोग कल बेहतर महसूस नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि हमें अंदाज़ा है कि कल इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर हम इसी जुमले को सवालिया बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, विल को शुरू में लगाते हैं सब्जेक्ट से भी पहले, तो जुमला बन जाता है विल दे बी फीलिंग वेल टुमारो। आखिर में लगाएंगे सवालिया निशान, और इसका मतलब है क्या वो लोग कल बेहतर महसूस कर रहे होंगे। तो ये थी चंद मिसालें जिसको समझने के बाद आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किस तरह के होते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं हम इनको और किस तरह करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा मैं, वो ये कि यहाँ पे हमने सीखा कि शैल बी का इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के बाद, यानी आई शैल बी हो सकता है यहाँ पर, या फिर वी शैल बी हो सकता है, लेकिन आजकल शैल का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया गया है। तो अगर कोई आई के बाद या वी के बाद भी विल लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई गलती नहीं मानी जाती। आई विल बी, वी विल बी, दे विल बी, यानी कि आसान अल्फाज में ये कह लें कि अगर आप सिर्फ विल बी लगाएं सबके साथ तब भी जुमला सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन मैंने शैल बी इसलिए बताया कि अक्सर किताबों में आपको आई और वी के बाद शैल बी मिलता है, तो बच्चे फिर उस वक़्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये शैल बी का क्या मतलब है, ये क्यों आ रहा है। तो समझाने के लिए सिर्फ बताना ज़रूरी था आपको, लेकिन जब आप इस्तेमाल करें तो सिर्फ विल बी का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, गलती नहीं मानी जाती। ये तब्दीली आई है अमेरिकन इंग्लिश की वजह से। पहले ब्रिटिश इंग्लिश दुनिया भर में राइज थी, मानी जाती थी बैनुल-अक़वामी ज़बान, तो इसलिए शैल भी इस्तेमाल होता था और विल भी इस्तेमाल होता था। लेकिन अब अमेरिकन इंग्लिश को ज़्यादा पजीराई मिल गई है, जिसकी बायस वो ज़्यादा बोली जाती है, ज़्यादा समझी जाती है, जिसके अंदर शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता फ्यूचर सेंटेंसेस में, यहाँ सिर्फ विल से काम चलता है। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा सबक था जो इख्तिताम पजीर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर वाकई आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और इसे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी तमाम वीडियो लेसन्स आप तक पहुंचते रहें और आप इसी तरह सीखते रहें। शुक्रिया।